नमस्कार, मैं निशांत वत्स। स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। उत्तर प्रदेश के पूर्व एडीजी पुलिस प्रेम प्रकाश जी के साथ पब्लिक एशिया के उत्तराखंड संपादक शार्दुल शांडिल्य ने किया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। चलिए आपको दिखाते हैं पब्लिक एशिया की प्रेम प्रकाश जी के साथ खास बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया मीडिया में। आज हमारे साथ हैं श्री प्रेम प्रकाश जी, जो शायद किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं यूपी कैडरे में। और आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं आजकल के क्राइम के बारे में, आजकल की चीज़ों के बारे में जिसको स्पेशली यूथ और बड़े बुजुर्गों को ध्यान में रखना चाहिए। सर, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया में। नमस्कार। और सर, आज हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्राइम बहुत हैं, क्राइम की तो कमी नहीं है, मगर ऐसे कौन से क्राइम हैं जो आजकल बढ़ रहे हैं और जिस पे खास तौर से यूथ और बड़े लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूं कि जो सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, जो प्रभावित कर रहा है विशेषकर बुजुर्गों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने जीवन भर कमाया है, अब वो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, या यूथ में भी जिनको सोशल मीडिया की ज़्यादा जानकारी नहीं है। साइबर क्राइम एक बहुत बड़े क्राइम के रूप में उभरा है और इसमें रोजाना करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि साइबर क्रिमिनल बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या बहुत ज़्यादा होशियार हैं। उनके जो मैसेजेस आते हैं उससे आपको लग जाएगा कि वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं और कुछ ही क्षेत्र तक सीमित हैं। आप देखेंगे कि वो जामताड़ा, आपने देखा होगा कि वहाँ के बहुत सारे केसेस आए, वहाँ के ऊपर कुछ मूवीज़ भी बनी हैं। इसी तरह से नूह, पुनाना, मेवात का रीजन, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता हुआ जो मेवात का रीजन है, हरियाणा से और जो सटा हुआ उत्तर प्रदेश की जो सीमा में शेरगढ़ थाना, मथुरा आदि जो क्षेत्र हैं, यहाँ ऐसे क्रिमिनल्स के गैंग बन गए हैं जो नौजवान हैं। वो थोड़ी जानकारी लेते हैं और उन्होंने केवल अपने आप को एक्सपर्ट कर लिया है साइबर क्राइम के मामले में। वो लोगों को मैसेज भेजते हैं, फेसबुक के ऊपर फेक प्रोफाइल जनरेट करेंगे, इंस्टाग्राम पर फेक प्रोफाइल बनाएंगे और उसके बाद में लोगों को मैसेज भेजकर उनको कोई भी ऐसी कहानी सुनाकर और उनका पैसा ठग लेते हैं। अब इसके लिए क्या सावधानियां विशेष बरतनी है, मेरी सभी ऐसे लोगों से जो भी सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं या नेट बैंकिंग करते हैं और या फ़ोन पे या किसी भी प्लेटफॉर्म से वो ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर यदि उन्हें कोई अपरिचित व्यक्ति फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है या वो कोई मैसेज भेजता है या कोई नंबर देता है कि इस पर बात कर लीजिए, कदापि उस पर बात ना करें, क्योंकि ये सब संदेह के घेरे में आते हैं। आपकी जो 1 to 1 जो जान पहचान है, जो सीधे जान पहचान है, जिस तरीके से आप अभी तक मिलते जुलते रहे हैं, उस तरह से बात करते रहे हैं, या किसी ऐसे फ़ोन नंबर पर जिसको आप जानते हैं कि वो आपके अपने व्यक्ति का नंबर है और वह सोशल मीडिया पर, चाहे उसमें है, आपके व्हाट्सएप पर है, उस पर कॉल करते रहे हैं, तो ये तो कुछ हद तक सुरक्षित है, लेकिन इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो कहानी ऐसी जनरेट करते हैं। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट किस्सा बताता हूँ कि मेरे एक मित्र का फ़ोन आया, जो बाबा हैं सत्यनाम दास, एक अखाड़ा चलाते हैं प्रयागराज में, और वहाँ उनके पास एक मैसेंजर चैट जाती है और जिसपे मेरा एक फ़ोटो, मास्क लगा हुआ फ़ोटो उसमें फेसबुक पर लगा हुआ है, और उसमें उनसे कहते हैं कि एक सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया, मेरे जानने वाले हैं, वो ट्रांसफ़र होकर जा रहे हैं, वो अपना सामान बेचना चाहते हैं, उनकी कुछ मदद कर दीजिएगा। अब उन्होंने मैसेज देखा, उसके बाद उन्होंने मुझसे तो कंफर्म किया नहीं, उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि कोई और अकाउंट मैंने बनाया हो, वो सब कुछ प्रिज्यूम करते रहे। तो ऐसा प्रिजम्पशन ना करें कि हमारे जानने वाले ने कोई और अकाउंट बना लिया होगा नया, या कोई नया फ़ोन नंबर ले लिया होगा। अब ये प्रिजम्पशन, एक भला आदमी तो इसी तरह से सोचता है, लेकिन आपको जब भी सोशल मीडिया पर हैं या आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, तो आपको एक शातिर जो साइबर क्रिमिनल है वो क्या क्या हरकतें कर सकता है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो उसने यही किया, एक मैसेज भेजा, 2-3 दिन तक इंतज़ार किया और उसके बाद एक नंबर दिया कि मैं आपका नंबर शेयर कर रहा हूँ, ये नंबर प्रेम प्रकाश जी ने दिया है और इस पर आप फ़ोन कर लीजिएगा। अब उनको यकीन आ गया, उन्होंने उस नंबर पे फ़ोन किया, उन्होंने कहा हाँ मैं सामान बेचना चाहता हूँ, और कुछ फ़ोटो भेजे उन्होंने कि ये देखिए मेरा घरेलू सामान है, मैं यहाँ सीआरपीएफ में फाफा मऊ में काम करता हूँ और ये मेरा सामान है, लेकिन अब मेरा ट्रांसफ़र बहुत दूर हो गया है,
नक्सल एरिया में हो गया, अब मैं वहाँ कहाँ ले जाऊँगा। तो मैं सोचता हूँ कि जो मुझे दाम मिलेगा उतने में ही मैं इसको बेच दूँगा। बाद में उन्होंने पूछा कि भी कितने का, उन्होंने कहा कि ये 85,000 का है, लेकिन वो प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि आप मेरे जानने वाले हैं तो इसलिए मैं आपको केवल 80,000 में दे दूँगा। तो वो उसके झांसे में आ गए, उन्होंने 80,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। और जब वो मुझे बताए तो बहुत लेट हो चुका था, करीब 1.5 घंटा हो गया था। लेकिन ऐसा ही मामला, इससे पहले कि मैं इसका निदान बताऊं, एक मामला और आया। दिल्ली के एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने भी इसी तरह का फ़ोन किया कि क्या भाई साहब आपने किसी अधिकारी को CRPF पे मुझे मेरा नंबर दिया था। कि मैंने तो किसी का नंबर नहीं दिया। कहना कि मेरे पास एक मैसेंजर चैट में आया था और मैंने उस पर कॉल कर लिया। अब उन्होंने जो है कहा कि हम सामान बेच रहे हैं, तो मैं समझ गया कि ये उसी तरह का फ्रॉड उनके साथ भी हो गया है। अब अगर इस तरह का फ्रॉड हो जाता है, अगर आपको पहले तो आपको तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति आपसे संपर्क कर रहा है सोशल मीडिया पर, उस पर बिल्कुल यकीन ना करें। फेसबुक प्रोफाइल कोई भी किसी की बना सकता है, किसी का भी फोटो लगा सकता है, उसमें कोई वेरिफिकेशन करनी है। और मैं कहूँगा कि फेसबुक ये सबसे बेकार जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जो सबसे ज़्यादा असुरक्षित है, बेहद असुरक्षित ये प्लेटफॉर्म है। इस पर बिल्कुल भी, और मैसेंजर तो इसका और भी ज़्यादा असुरक्षित है। तो कृपया इस पर किसी प्रकार का कोई वार्तालाप ना करें। ये फेसबुक पर आप देखेंगे कि आप रिपोर्ट भी करते हैं तो फेसबुक बहुत टाइम लगाता है उसको हटाने में, और कई बार वो आपसे इतनी चीज़ें ज़्यादा मांग लेगा कि जैसे आपने ही कोई क्राइम कर दिया हो। आप उसकी मदद कर रहे हैं फेसबुक की, कि आपने बताया कि ये फेक प्रोफाइल किसी ने बनाया हुआ है और इससे कोई फ्रॉड हो सकता है। तो मैं तो आगे जो अपनी एजेंसीज हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये परोक्ष रूप से भागीदार है, अपना क्लाइंटेज बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। दूसरा, जो फ़ोन है प्री एक्टिवेटेड सिम अभी भी कहीं भी मिल जाते हैं, वेस्ट बंगाल से लोग ला रहे हैं, बल्क में ला रहे हैं, उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। जो भी सिम के डीलर हैं, जो भी टेलीफोन कंपनीज हैं, उनको ये हिदायत होनी चाहिए कि उनकी इन्वॉल्वमेंट अगर पाई जाती है इस तरह के किसी भी क्राइम में तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। दूसरा, किसी भी अनवेरिफाइड व्यक्ति के थ्रू कोई भी सेल नहीं होनी चाहिए किसी सिम की। आम आदमी को क्या पता, आम आदमी को इसकी गहराइयाँ नहीं पता कि किस तरह से साइबर क्राइम होगा, लेकिन साइबर क्रिमिनल सब जानता है। तो क्यों ना कंपनीज के ऊपर भी नकेल कसी जाए, उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाए। तो सबसे पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन पर नकेल कसी जाए, जो सिम जारी करते हैं टेलीफोन कंपनी, जो सेवा प्रदाता, इनके ऊपर भी ये नकेल कसनी चाहिए कि ये किसी भी अनवेरिफाइड व्यक्ति को सिम ना दें। अब आ जाइए अपने लिए। आप अगर पूरी जानकारी नहीं रखते कि किस प्रकार से किस को ऑपरेट करना है, तो कोई भी एक बड़ी मोटी सी बात आप जान लें, कहीं भी कोई आपको लिंक भेजता है किसी भी तरह का, उस पर आप जाकर उसको प्रेस ना करें, उसे ना खोलें, क्योंकि वो आपका पूरा मोबाइल ही हैक कर सकता है। जैसे एनीडेस्क एक ऐप है, उससे पूरा आपका कंट्रोल, पूरा मोबाइल दूसरे के पास चला जाता है, साइबर क्रिमिनल के पास, वो सब कुछ आपका OTP वो सब कुछ जान लेगा। तो कृपया कोई भी अनवेरिफाइड ऐसे अकाउंट से आया कोई भी लिंक ना खोलें, बल्कि आपका जानने वाला भी कोई लिंक भेजता हो सकता है वो जानने वाला किसी का फर्जी नंबर से इस्तेमाल किया हो, या उसका फ़ोन खो गया हो, या किसी और ने उसका फ़ोन मिसयूज़ कर दिया हो। तो कृपया इस तरह का कोई भी आप लिंक ना खोलें। दूसरा, किसी भी फेसबुक अकाउंट उस पर यकीन ना करें कि वो असली है, जेन्युइन अकाउंट है, क्योंकि ऐसी कोई इनके पास गारंटी नहीं है कि वो किसी सही व्यक्ति का फेसबुक अकाउंट है। मैसेंजर पर तो कदापि कोई वार्तालाप ना करें। उसके बाद फिर आ जाता है कि आपको कई बार कोई स्कैन करने के लिए आपको एक भेज देंगे, जिस तरह की आपके पेटीएम में जब आप स्कैन करते हैं, आपने दुकानों पर देखा होगा कि पूरा एक पैटर्न लगा होता है और उसमें आपको कहेंगे कि आप इसको स्कैन कर लीजिए। तो स्कैन करने से आपका पैसा कटेगा, आपके अकाउंट में नहीं आएगा। वो हो सकता है कि आपको ये झूठ बोलें कि आपको इतना पैसा मिल जाएगा, आप इसको स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने का मतलब है कि आपके अकाउंट से पैसा जाएगा। इसी प्रकार से आपको एक और सावधानी बरतनी है कि कभी भी कोई OTP मांगता है तो कृपया OTP शेयर ना करें। अगर आपने OTP शेयर किया, वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपके पैसे काटने के लिए OTP भेज रहा है, वो आपको कुछ कहानी बताएगा। वो कहेगा कि साहब आपके अकाउंट में मुझे इतने पैसे डालने हैं, मुझे पता चला है कि आप गरीबों की मदद करते हैं और मैं चाहता हूं कि आपके काम में मैं भी हाथ बटाऊं, तो मैं 15 रुपये 20 रुपये जो भी मेरे से बनेंगे मैं आपके अकाउंट में भेजूंगा, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, लेकिन कृपया उसको स्वीकार कर लीजिएगा।
आप उसके हो सकता है उसके झांसे में आ जाए और वो कहेगा कि आपके पास एक OTP आया होगा, साहब अपना OTP बता दीजिए। जहां आपने OTP बताया, पता चला कि आपका अकाउंट खाली हो गया। तो कृपया OTP किसी के साथ शेयर ना करें और ये बात अपने तक ही सीमित ना रह के सभी लोगों को बताएं। अगर आपको किसी भी स्टेप पर संदेह हो जाता है कि आपके साथ साइबर क्राइम हो गया है, पहले तो आपको जो मैंने सावधानियां बताई हैं ये बरतें, जिससे कि आपके अकाउंट से पैसा ना जाए। वो कोई पैसा लेन देन की बात करता हो तो उस पर बिल्कुल उस पर कोई बात ना करें सोशल मीडिया पर। उसके बाद भी अगर आपके साथ असावधानीपूर्ण कार्य से कोई दुर्घटना हो जाती है, आपका पैसा साइबर क्रिमिनल द्वारा निकाल लिया जाता है, तब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको 1930 पर आपको मोबाइल मिलाकर आपको सूचना देनी चाहिए। ये साइबर हेल्पलाइन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा चलाई जाती है। आप देखेंगे कि इसका एक पोर्टल है। आप जैसे ही साइबर क्राइम के लिए आप उसमें डालेंगे .gov.in तो आपको ये पोर्टल मिल जाएगा और ये बेहद यूजर फ्रेंडली पोर्टल है। इसी तरीके से 1930 ये 24/7 चलती है, 24 घंटे ये लाइन खुली रहती है। तो इस पर आप फ़ोन करेंगे तो वो आपसे आपके साथ क्या घटना हुई है वो पूरी बताइए और इसको जल्दी से कीजिए। इससे पहले एक और कार्रवाई आप कर सकते हैं। जैसे ही आपका फ़ोन पर पैसा कटता है, कोई मैसेज आता है, बैंक से मैसेज आता है आपके कि आपके अकाउंट से इतना पैसा काटा गया है, लेकिन साथ में ये भी लिखा होता है कि अगर आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो कृपया इस नंबर पर फ़ोन करें या SMS करें। तो तत्काल आपको उस पर फ़ोन या मैसेज कर देना चाहिए। पहली सावधानी हुई। दूसरी, अगर घटना हो गई है 1930 पर आप जाकर उसको आप इन्फॉर्म करें। फिर नज़दीकी थाने पर चले जाएं, FIR लिखाएं और वहीं से अब बहुत से लोग जैसे FIR में कहते हैं कि वहाँ आनाकानी करती है पुलिस, आप साइबर थाने चले जाइए। आनाकानी करते हैं तो आप UP कॉप पर है जैसे उत्तर प्रदेश में, अन्य ऐसे बहुत सारे जो अब इंटरनेट पर ही आजकल आप अपनी FIR करा सकते हैं। तो अननोन क्रिमिनल के खिलाफ ये बहुत ही बेहद आसान बना दिया ज़्यादातर स्टेट की पुलिस ने कि उस पर FIR लिखाई जा सकती है। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट कर देना चाहिए। फिर आपको फॉर्म भरने के लिए बोला जाता है, जो साइबर क्राइम के लिए एक आपको फॉर्म भरना होगा इसी पोर्टल पर MHA के, और उस पर मैं जो तरीका है इसके अलग से एक वीडियो जारी करेंगे, वो आपको मिल जाएगा। और उसमें आपसे मांगा जाएगा कि आपके स्क्रीनशॉट्स जिनमें आपसे पैसा काटने का किया गया है, जहाँ कितना पैसा कटा है, ट्रांजैक्शन कब कब किए गए हैं, आपके पास जो कॉल आई थी वो कॉल के द्वारा फ्रॉड किया गया है या किसी सोशल मीडिया के द्वारा किया गया है, ये तमाम बातें उसमें पूछी जाती। तो इस तरह की सावधानी अगर आप बरतेंगे तो आप साइबर क्रिमिनल से निपट पाएंगे और केवल जानकारी से ही आप बच सकते हैं। अगर आपकी जानकारी अधूरी है तो आपके साथ कभी भी ये फ्रॉड किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। कोई ये ना सोचे कि ये केवल कम पढ़े लिखों के साथ होता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, अच्छे पदों से रिटायर हुए हैं, उनके साथ ही इस तरह के क्राइम हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसी को भी साइबर क्रिमिनल अपनी चपेट में ले सकते हैं। लेकिन उनका जो बोलने का लहजा है, उनकी जो लैंग्वेज है मैसेज की, वो आज भी मैं देखता हूँ वो इतनी, आपको अंदाज लग जाएगा कि ये किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने नहीं, किसी बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा ये बात की जा रही है। तो इन चीज़ों को समझिए। नहीं सर, आपने इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ शेयर करी है, तो कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, मगर कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, चाहे वो यूथ है या फिर कोई आज हमारे टाइम में बड़े लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से उतना ज़्यादा वो नहीं रख पाते अपना डे टू डे लाइफ में। सो हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं या फिर जिन लोगों के साथ क्राइम ऑलरेडी हो चुका है या पुलिस विभाग है, तो जागरूकता के लिए और क्या स्टेप ले सकता है? बहुत सारी हेल्पलाइन है, बहुत सारे अवेयरनेस कैंप चलते हैं, मगर और कोई स्टेप ऐसा कुछ ले सकते हैं जिससे कि अवेयरनेस हमारे स्पेशली यूथ में ज़्यादा बढ़े? यूथ के लिए मैं यही कहूँगा कि जैसा कि आपने बताया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये अपने करिकुलम में इन चीज़ों को जरूर लाएं। देखिए, जब समाज के सामने कोई बड़ी समस्या आती है तो उस पर हर इंस्टीट्यूशन को सेंसिटाइज होना चाहिए, और जो सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने शुरू कर दिए हैं। जितने भी NGOs हैं जो समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, वो जब भी अपनी कोई बात करते हैं, या पुलिस अधिकारी हैं, सिविल अधिकारी हैं, बैंकिंग के अधिकारी हैं, इंश्योरेंस के अधिकारी हैं, जो फाइनेंसिस को डील करते हैं, जिनको इस चीज़ की लिटरेसी है, ज्ञान है, उन लोगों को चाहिए कि आम आदमी को सिंपल भाषा में ये बातें बताएं कि आप OTP किससे शेयर ना करें, आप कोई भी अननोन ऐसा लिंक आता है उसको ना प्रेस करें। तो ये ऐसी बातें जब बार बार बताई जाएंगी तो लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि ये वास्तव में कितनी गंभीर समस्या है।
और ये मुक्त भोगी जानता है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोगों का जो पुराने जो पेंशनर रहे हैं, पुलिस के पेंशनर हैं, अन्य विभागों से पेंशन प्राप्त किए हैं, उनके साथ बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हो चुके हैं। मैं एक्टिव सर्विस में, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मामले आए जिसमें इंश्योरेंस के पेपर जेन्युइन, उसमें आदमी है जो अपना एजेंट बना हुआ है, सही कंपनी का है, सही एम्प्लॉय है, अब उसने ऐसे कागज साइन करा लिए उनसे ऐसी पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी जो पेपर्स होते हैं, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, हर व्यक्ति उसको पढ़ता नहीं है पूरे की टर्म्स कंडीशंस क्या हैं। अब जब उन्होंने पैसे, उनको वर्बली बता दिया गया कि आपके लिए हम बहुत अच्छी स्कीम दे रहे हैं, अभी आप केवल 3 साल पैसा देंगे, उसके बाद आपको लगातार आपको पेंशन रिटर्न होने लगेगी वहां से। लेकिन जब उनकी पेंशन वापस नहीं आनी शुरू हुई, उनका पैसा चला गया, तब उनको कंपनी जाना पड़ा। और कंपनी में, मैंने निपॉन में का एक केस मेरे सामने आया था, उन्होंने बताया कि जब वो कंपनी गए तो उन्होंने कहा कि हाँ एम्प्लॉय तो हमारा ही है, लेकिन वो तो जा चुका है यहाँ से छोड़कर, और ये जो आपको पॉलिसी दी है, पॉलिसी भी सही है, लेकिन ये पॉलिसी नहीं है जो आप बता रहे हैं कि 3 साल में पेंशन मिलेगी, ये तो 20 साल की पॉलिसी है, 20 साल तक आपको जो पैसा देना है। तो ये समझ में आना चाहिए कि किसी पेंशनर को, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को ऐसी कोई पॉलिसी देना, ये कितना, ये देखिए कि जो इंश्योरेंस कंपनी के जो मैनेजर्स हैं उनको भी देखना चाहिए कि उनके एजेंट किसी ऐसे व्यक्ति को, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको 20 साल की पॉलिसी देने का क्या मतलब है कि वो 20 साल पैसे जमा कराएगा। तो ये जानकारी जितने भी हमारे फोरम हैं, जो हमारे जो RWAs हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, या हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें ये चर्चा का विषय बनना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में ये जो फ्रॉड हो रहे हैं, और इसमें कुछ ही रीजन्स हैं ऐसे। वहाँ की पुलिस को भी चाहिए कि वहाँ थोड़ा दबाव बनाए। ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता, हमारे पुलिस के पास ऐसे बहुत सारे हथकंडे रहते हैं कि जिससे हम जो क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उन पर निगाह रख सकते हैं, प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। अचानक कोई रातों रात अमीर हो जा रहा है, तो इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़ हैं, उनको वो क्या कर रही हैं, इनमें जब एक अकाउंट में कई हज़ार रुपए जा रहे हैं, तो उन पर निगाह नहीं जानी चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है एक साथ। इसी प्रकार से जो यकायक एकदम अमीर रातों रात बन जा रहे हैं, कोठियां बना ले रहे हैं। मैं जामताड़ा का एक मूवी देख रहा था, तो उसमें दिखाया था कि उनके पास बड़े बड़े घर और आलीशान गाड़ियां ये सब आ गई हैं, तो कहाँ से आ रही हैं। तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसको चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई करें, प्रिवेंटिव कार्रवाई करें, और जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ जाते हैं उन पर जो बाहर की पुलिस है, जहाँ वो केसेस दर्ज किए गए हैं, उनके साथ मिलकर कठोर कार्रवाई करें, तभी इस प्रकार का अपराध रुकेगा। सर, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि जो सोशल मीडिया है आज के टाइम में क्राइम का प्लेटफॉर्म बन गया है, उसके साथ साथ हेट स्पीच के मामले बहुत आ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो जनरल पब्लिक टॉक हो, बहुत सारे ऐसे वो हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं आजकल। तो उसके बारे में आपका क्या राय है? अभी इसमें देखिए आपने कितनी बड़ी एक हिंसा की कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो एक और समाज के बीच में एक विष व्याप्त हो गया। नूह क्षेत्र में, फरीदाबाद के ये आसपास के जो क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हुई, वहाँ केवल जो दी गई थी, जो स्पीचेस दी गई थी, जिस तरह की यात्रा निकाली जा रही थी, उसमें कुछ एक अमुक व्यक्ति ने कहा कि मैं भी उसमें भाग लेने जा रहा हूँ, और कुछ लोगों ने उसमें अनाप शनाप शब्द भी इस्तेमाल किए कि हम आ रहे हैं और देखिएगा क्या करेंगे। उसे लेकर वहाँ पर प्रतिक्रिया हुई और पूरे जुलूस पर हमला कर दिया। इतना असलाह वहाँ पर पता नहीं कहाँ से आ गया। तो वहाँ की पुलिस अभी तक क्या कर रही थी? प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हुई? अभी जब वहाँ पर बुलडोजर चला, अवैध अतिक्रमण वहाँ पर हटाए गए, तब देखा एक ही व्यक्ति के इतनी बड़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर अवैध दुकानें खड़ी कर दी, जहाँ से लाखों करोड़ों रुपए का किराया उसमें कमाया जा रहा था। तो ये बिना किसी संलिप्तता के नहीं हो सकता ये काम। तो ऐसे जो कार्रवाइयाँ, हमें हमारी आंखें तब क्यों खुलती हैं जब एक बड़ी घटना हो जाती है, उससे पहले हम क्यों नहीं कार्रवाई करते? तो इसमें प्रिवेंटिव कार्रवाई होनी बहुत आवश्यक है। और हेट स्पीच को लेकर आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज़्यादा इसमें काफ़ी कठोर कार्रवाई के लिए, इसमें जो अभी तक के जितने भी निर्णय आए हैं उनमें वो बिल्कुल, अभी आपने आज ही के न्यूज़पेपर में देखा होगा कि उन्होंने कहा कि मैंने आंख में दवाई डाली हुई थी इसलिए मैं देख नहीं पाया, पोस्ट को मैंने फॉरवर्ड कर दिया। अब बता दिया गया कि सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट अगर डाली जाएगी तो उसको पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद ही आप डालें। अगर कोई डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको कहीं राहत नहीं मिलेगी। इसी प्रकार की कार्रवाई निचले स्तर पर भी होनी चाहिए। हर कोर्ट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो कर ही रहे हैं कार्रवाई,
और उनके डायरेक्शन में मुझे पूरी आशा है कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाइयाँ होंगी। साथ ही जो पुलिस की एजेंसीज़ हैं या हमारी और बाकी जितनी भी एजेंसीज़ हैं जो प्रोसिक्यूशन से जुड़ी हुई हैं, उनको भी चाहिए कि वो लगातार ऐसे क्रिमिनल्स पर कार्रवाई करें। और ये समन्वित कार्रवाई, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने चाहिए। जब एक क्रिमिनल है वो फाइनेंशियल फ्रॉड भी कर रहा है तो पुलिस की भी कार्रवाई बनती है, साथ में जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, उनकी भी कार्रवाई बनती है। तो ऐसी कार्रवाइयाँ जब समन्वित कार्रवाई किसी क्रिमिनल पर होगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने एक ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं कि जिस व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ जाए और लगा कि वो घटना में किसी ने कोई बड़ी घटना करा दी है, अब उसके जितने भी अवैध कृत्य हैं उसको सबको खंगाल दिया जाता है। और रातों रात आप देखते हैं कि उसमें फिर बुलडोजर की कार्रवाई, लोग कहते हैं कि साहब ये तो अवैध कार्रवाई बिना किसी नोटिस के कर दी, लेकिन नोटिस उससे पहले से ही जारी होते हैं, नोटिस भी दिए जाते हैं, उसके बाद भी ऐसे अवैध अतिक्रमण नहीं हटाए जाते। तो जब एक बार कोई बड़ी घटना हो जाती है फिर उस पर ये सब कार्रवाई हो जाती हैं। और ये बाकी स्टेट अथॉरिटीज़ को भी चाहिए कि इसी प्रकार की कार्रवाई करें, तब ये हेट स्पीच के मामले या जो समाज में जो विष व्याप्त करते हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होने से फिर ये घटनाएं कम होंगी। सर, अब एक सवाल आपके लिए, आपने इतने साल सोशल वेलफेयर में काम किया है, इतने साल पुलिस में सर्विस दी है, रिटायरमेंट के बाद क्या लाइफ रहती है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसी दिनचर्या रहती है? इसमें अभी तक का जो जीवन था, जो एक्टिव सर्विस में बहुत बिजी रहता है, बड़े लोगों से इंटरेक्शन होता है, काफ़ी एक मासिस में एक ऐसी पहचान बन जाती है कि अगर आप उनके पास जाओगे तो मदद करेंगे। आपने देखा होगा मैंने जो लॉ प्रेम प्रकाश चैनल के जरिए काफ़ी सारी वीडियोस जारी किए और लोग अभी तक मुझसे काफ़ी सारे, जब भी समस्या आती है, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी केस में फंसा दिया जाए, किसी के साथ घटना हो जाए, वो तुरंत मुझे फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं। तो मैं उनको अब, पहले तो मैं एक्टिवली उनको अब जो मेरे क्षेत्र की कार्रवाई होती थी तो फौरी कार्रवाई करा देता था, लेकिन अब एक परेशानी आती है कि अब मेरा बोलना उचित नहीं रहता। लोग मुझसे अभी भी अपेक्षा करते हैं कि मैं संभवतः अथॉरिटीज़ को बताऊंगा कि ये कार्रवाई कर ली जाए, तो कृपया मैं उनको राय दे सकता हूँ, मैं कानूनी जानकारी सलाह दे सकता हूँ और मैं उनका कार्य इस तरह से आसान कर सकता हूँ कि उनको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन लोग कई बार वो अपनी समस्या केवल बताकर वो सोचते हैं कि शायद मैं पूरी मदद कर दूंगा। तो अब सर्विस से बाहर आकर रिटायरमेंट के बाद इस तरह की समस्या आती है कि जहां अपने आप को मैं असहाय महसूस करता हूं कि अब जो है, और मेरा बोलना भी उचित नहीं है, किसी भी पुलिस की कार्रवाई में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो वहाँ के अधिकारी हैं उनको चाहिए कि वो बेहतर कंट्रोल करें और जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो सही कार्रवाई करें, ये ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं अगर अन्याय होता है तो हम लोग कहीं ज़रूरी सी बात है कि ऐसे अधिकारी जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जो हमारे साथ काम किए हैं, तो उनको बता देते हैं कि भाई आपके यहाँ इस तरह से एक अन्याय का कार्य हो रहा है, तो इस पर ज़रा आप निगाह दें। और जब किसी को रेफ़र करके वहाँ भेजा जाता है तो उसकी मदद हो जाती है। लेकिन ये जो साइबर क्रिमिनल्स के मामले हैं या हेट स्पीच के मामले हैं, या आसपास में देखता हूँ कि बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे पब्लिक जूझ रही होती है, इनके हल करने के लिए सबसे अच्छा एक उपाय है कि हमें अपने जो लोकल स्तर पर संगठन है, जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, या अपनी जो संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको मजबूत करना चाहिए। आपस में परस्पर मिलने जुलने का कार्यक्रम होना चाहिए। आजकल सब लोग बस नेट पे मिलते हैं, सोशल मीडिया पर मिलते हैं, और वह सोशल मीडिया पर आपके हजारों दोस्त हैं, लेकिन वास्तविकता में देखेंगे असलियत में आपका कोई भी दोस्त नहीं होगा। तो ये समस्याएं आजकल आ रही हैं, और यूथ के लिए मेरी राय है कि वो बिल्कुल अपना टाइम एक इस तरीके से दे। सोशल मीडिया पे ही बहुत से लोग हैं, पूरा समय बिता देते हैं, उनका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा होता है कि उनकी आँखें, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इससे दूर रहें, एक बैलेंस्ड अपना टाइम बिताएं, और हमेशा जब भी हम कोई काम करें तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो हम कृत्य कर रहे हैं क्या हमारे देश को मजबूत करेगा, क्या ये हमारे देश को कहीं कमज़ोर तो नहीं कर रहा, कहीं इससे हमारे समाज में कोई विष तो व्याप्त नहीं होगा। तो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, पहले भी वो काफ़ी सुझाव देते रहते हैं यूथ के लिए, और उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे व्यक्तियों से मिलाया कि जो अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने छोटे छोटे काम किए हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप लगाए हैं, और लेकिन उसके बाद में उन्होंने बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की है। और भारत की जो आप प्रोग्रेस है वो तो देख रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चंद्रयान 3 की जो सफलता है उसने एक पूरे विश्व में झंडे गाड़ दिए हैं। तो भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, भारत में केवल कमी है हमारे यहाँ एक अच्छी नीयत की,
कि हम पॉलिसीज़ को अच्छी नीयत से लागू करें और साथ ही जो लोग हैं उनका सहयोग मिलना चाहिए। जब कोई अच्छा कार्य होता है तो उसमें सहयोग जरूर करना चाहिए। और जैसा कि अभी साइंटिस्ट का, इंजीनियर्स का माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका उत्साहवर्धन किया, तो इससे जो आगे आने वाले मिशन हैं हमारे, वो भी प्रभावित होंगे और उनमें कामयाबी मिलेगी। अब हम अपनी थर्ड जो लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश में 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमने लक्ष्य रखा है, तो ये लगभग पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ, क्राइम की स्थिति सुधरी, तो इन्वेस्टमेंट आने लगे और आज सड़कों का जाल है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो रुचि दे रहे हैं, वहाँ पर अपने बड़े बड़े जो है कारखाने और बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट वहाँ लगा रहे हैं। एयरपोर्ट्स का, रोड्स का, ये सब गवर्नमेंट ने जो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, इसका लाभ उठाएं। आम आदमी को इसका लाभ मिलेगा और हमारे जो बिजनेस हैं, जो हमारी इकॉनमी है, वो जो हम टक्कर दे पाएंगे जो अभी जितनी बड़ी इकॉनमी है, जैसे यूएस की है या इसके चाइना की इकॉनमी है, जापान की है। तो इनमें हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप देखेंगे कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, उनके नासा में या बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स में सभी इंडियंस ज़्यादा हैं और वो बहुत सफल भी हैं। तो जो इकोसिस्टम है वो हमारे यहाँ मिसिंग था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को यहाँ उन्होंने रिसर्च करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अमेरिका में की तो वहाँ नोबेल मिला और उन्होंने बड़ी बड़ी खोज की। यहाँ जो इकोसिस्टम था वो मिसिंग था, लेकिन आज वो इकोसिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो इस इकोसिस्टम का फ़ायदा उठाते हुए हमें अब प्रगति के पथ पर बढ़ना है। और ये जो साइबर क्रिमिनल हुए, हेट स्पीच वाले क्रिमिनल हुए, लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करने वाले तत्व हुए, इनके खिलाफ एक लड़ाई हर आम नागरिक को लड़नी चाहिए। पुलिस में एक कहावत है कि आम नागरिक भी एक बिना वर्दी का पुलिस वाला है और कोई भी पुलिस वाला एक वर्दी के अंदर भी एक आम नागरिक भी है। तो इस बात को हमेशा जहन में रखना चाहिए, तब निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, एक बेहतर समाज की स्थापना कर पाएंगे। सर, आपने बहुत सारी ज्ञान की बातें दी हैं, तो आशा करते हैं हमारे दर्शक भी इससे बहुत कुछ अपनी जीविका में अमल करेंगे और स्पेशली ये साइबर क्राइम से बचने की कोशिश करेंगे। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक एशिया मीडिया। थैंक यू। थैंक यू।